प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछा जाता है। तो भाई मेरे आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। अब आपको बताना है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर, ओम, हेनरी या फिर गॉस। तो आपको भी पता होगा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 हेनरी बराबर जो होता है वो कितना होता है, आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर बता देता हूं। इसका आंसर होता है 10⁻³ मिली हेनरी होता है। याद रखना आप सभी को, यानी कि 1000 मिली हेनरी होता है। याद रहेगा ना? ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। भाई आज के क्लास में ये 35 ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आपको भी पता होगा कि 8.85 गुना 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड प्रति मीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी को। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। अब निम्नलिखित में कौन सा है जो इंद्रधनुष का निर्माण करता है? भाई लगाओ, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर अपवर्तन। तो यह होता है वर्ण विक्षेपण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब लगाओ जी, ये कितना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित, असंरक्षित या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता होगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युतांक आपसे पूछा गया है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो आप लगाओगे सर पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लगा लो आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, संबंध Q बराबर NE में क्या, संबंध Q बराबर NE में जो है N का मान जो है संभव नहीं है। भाई Q बराबर जो होता है NE जो होता है ये होता है नंबर हो गया ये, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे होता है। और ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। लेकिन ये 1 2 होता है, 3 4 5 6 ऐसे होता है, लेकिन ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी लगा लो क्योंकि इसका मान कभी संभव नहीं है। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए क्या, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होता है 6.25 × 10⁻25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। 1 कूलम आवेश बराबर भाई कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो ये होता है 3 × 10⁻9। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा, तो उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। लगाओ सही जवाब क्या होगा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो यह होता है 2 गुना कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किससे मापते हैं भाई, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किससे मापा जाता है, वोल्ट मापी, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर द्वारा या फिर विभव मापी के द्वारा। तो 11 का सही जवाब लगाओ क्या होगा, तो ये मापते हैं हम लोग विभव मापी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है किसका नाम नहीं है, तो वो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। भाई बताओ, पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो आपको भी पता होगा कि पावर ऑफ लेंस का जो एक यूनिट होता है वो होता है मीटर इनवर्स, क्या मीटर इनवर्स, और दूसरा होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी मिले तो आप लगा देना, एक होता है मीटर इनवर्स, दूसरा होता है डायोप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखें, क्या दो उत्तल लेंस है जो कि परस्पर संपर्क में रखा गया है, तो समतुल्य लेंस क्या होगा? भाई ये भी तो कन्वेक्स लेंस ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, लगा लो आपसे भी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भाई हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनेल या फिर मैक्सवेल। तो आपको भी पता होगा कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत की जब भी बात हो तो आप लगाओगे न्यूटन, क्या न्यूटन लगाओगे। याद रखिएगा, अगर तरंग सिद्धांत पूछे, तरंग सिद्धांत की बात हो तो आप हाइगेंस लगाना, लेकिन यहां पूछा गया कणिका सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आपसे भी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश किस प्रकार के कणों का कंपन से बनता है? प्रकाश जो है किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? तो यह बनता है ईथर कण के कंपन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करना यार, करो ना लाइक। देखो 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर या फिर मंगल ग्रह पर या फिर कहीं भी नहीं, तो ये करते हैं कृत्रिम उपग्रह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन आवेश रहित है? आप भी बताना है आप सभी को, इनमें कौन सा है जो आवेश रहित, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण या फिर प्रोटोन? भाई मैं बता दूं, अल्फा पर भी चार्ज है, बीटा पर भी चार्ज है और प्रोटोन पर भी चार्ज है, लेकिन ये फोटोन कहां से आ गया? ऑप्शन नंबर सी लगा लो, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो होता है 0, याद रखना है आप सभी को। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता बताना है आप सभी को। 19 का सही जवाब बताओ आप सभी, तो यह होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वी मॉड्यूलन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ध्यान में रखना आप सभी को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल है, प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु क्या है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? संप्रेषण लाइन तरंग निर्देशक या फिर संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, ये प्रकाशीय तंतु जो है ये संप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है कौन सा? भाई आपको भी पता होगा, प्रकाशीय तंतु का जो सिद्धांत होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये विवर्तन, व्यतिकरण और अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया वो सही जवाब है। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण जिस कारण से होता है। देखो जी, एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछता है। पहले पूछा था इंद्रधनुष का निर्माण किस में होता है, और यहाँ पूछा गया इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन सा है? तो आप लगाओ वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, लेंस का नियम संबंध है, किससे संबंध है? भाई लेंस का नियम जो संबंध होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, याद रखना आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, कौन प्रदर्शित करते हैं? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? शैथिल्य प्रदर्शित कौन करता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श, भाई आदर्श एमीटर है तो आदर्श एमीटर जब भी लगा हो तो आप 0 लगाइएगा। अगर सिर्फ पूछता कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो आप लगाते बहुत कम, लेकिन यहां पूछा कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो 0 होता है, ध्यान रखना आपसे। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन सा है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपसे। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? भाई लगाओ
सही जवाब क्या होगा कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, लगाओ। तो एक होता है प्लस चार्ज और दूसरा होता है माइनस चार्ज। कितना हुआ भाई, लगाओ। तो आप लगाओगे सर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक होता है ऋणावेश और दूसरा होता है धनावेश। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो, क्या यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा भाई, अगर एक्स अक्ष की दिशा में है तो ये हो जाएगा वाई जड़ तल की दिशा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 30 का। तो मैं बता दूं आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, क्यू पी बराबर क्यू इंटू डी। कौन सा, क्यू हो गया चार्ज और डी होता है दो आवेशों के बीच की दूरी। तो कितना मीटर में लिख सकते हैं, यानी कि कूलम इंटू मीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जी। लगा लो आप भी, और इस फॉर्मूला को भी याद रखना, पी बराबर क्यू इंटू डी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ से घिरा हुआ है, क्या एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, कुल पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, यह होता है 0। आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का क्या मात्रक होता है भाई, तो आपको पता होगा ओम होता है। देखो मैंने बताया था प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए, जो भी आए तो आप लगाना सिर्फ और सिर्फ ओम हो जाएगा, ध्यान में रखना आपसे। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है भाई, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है सतत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होने वाला है। ध्यान में रखना आप सभी कि सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है सतत। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है भाई, मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है, तो वो किया जाता है चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, आप बताओ जी। अर्धचालकों में विद्युत चालकता का क्या कारण है, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल विवर, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा विवर, या फिर केवल प्रोटॉन। तो आपको भी पता होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। इलेक्ट्रॉन और छिद्र होता है दोनों, याद रखना आपसे भी, पीएन जंक्शन वाला यही होता है। ओके तो चलिए अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए और पहले से आपको कितना पता था। ओके कमेंट जरूर करना, और क्लास आप लोग को कैसा लगा ये तो भाई जरूर से कमेंट करना। अगर आप ये कमेंट करते हो ना भाई दिल गदगद हो जाता है, इसलिए कमेंट जरूर करो भाई, और क्लास को लाइक जरूर से करना। चैनल पे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।